आंतरिक कलह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से घिरा संघर्ष गौरी के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त निमंत्रण था। चर्चा करें यूपीएससी 2019। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु से लेकर घोरिद आक्रमण की शुरुआत तक 150 वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र के विभिन्न राजपूत रियासतों के बीच लगातार आंतरिक युद्ध चलता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी प्रमुख शक्ति के रूप में उभर नहीं सका। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि भविष्य में गौरी के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया और बाहरी खतरों के विरुद्ध एकजुट रक्षा प्रदान करने में भारतीय राजनीति की अपर्याप्तता उजागर हो गई। भारतीय शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और आंतरिक संघर्षों ने घोरिद आक्रमण को बढ़ावा दिया। 11वीं शताब्दी के अंत में एक नया राजवंश गहडवाल सत्ता का केंद्र वाराणसी क्षेत्र था, दोआब में सत्ता में आया, जिसने लगातार बंगाल के पालों और दिल्ली के तोमरों के साथ युद्ध किया। राजस्थान में एक और राजवंश चौहान का उदय हुआ, जिसने गुजरात के चालुक्यों और मालवा के परमारों के साथ लगातार युद्ध किया। पृथ्वीराज ने 1177 में अजमेर की गद्दी संभाली और तुरंत ही राजस्थान में छोटे राज्यों की कीमत पर विस्तारवाद की एक सशक्त नीति शुरू कर दी। उसने सभी की ईर्ष्या को भड़का दिया था। उसने गुजरात के चालुक्यों को अपमानित किया था, चंदेल शासक परमाल देव से महोबा छीन लिया था और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ संघर्ष किया था। मौखिक कथाओं के अनुसार, जो ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय हो सकती है, दोनों राजनीतिक शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का मुख्य कारण गढ़वाला राजा जयचंद की बेटी का अपहरण था। अपने सभी पड़ोसियों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व करके पृथ्वीराज ने खुद को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर लिया था। इसका खामियाजा उन्हें तब भुगतना पड़ा जब बाद में उन्हें मुइजुद्दीन मुहम्मद की तुर्की सेनाओं का सामना करना पड़ा। चालुक्यों ने दिल्ली और अजमेर के चौहानों के विरुद्ध युद्ध करके अपनी अधिकांश शक्ति खोजी थी। एक अन्य शक्तिशाली राजवंश खजुराहो के चंदेल थे, जिनके प्रतिद्वंद्वी मालवा के परमार और काशी के गढ़वाल थे। महमूद की मृत्यु के बाद पश्चिम और मध्य एशिया में गजनवी की शक्ति में तेजी से गिरावट के बावजूद ये राजपूत राज्य व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में पंजाब से गजनवी को बाहर निकालने के लिए हाथ मिलाने में असमर्थ या अनिच्छुक थे। इसने गुरिदों के आक्रमण को बढ़ावा दिया। दक्षिण भी इसी प्रकार राजनीतिक रूप से चोल, चेर, पल्लव, चालुक्य, पांड्य आदि छोटे राज्यों में विभाजित था और उत्तरी भारत के भाग्य के प्रति पूरी तरह उदासीन था। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मुहम्मद ने गौरी की गद्दी संभाली। उसने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मुहम्मद को गजना का शासक नियुक्त किया। इससे मुइजुद्दीन को भारत की विजय के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने में मदद मिली। 1178 से 79 ईस्वी में मुइजुद्दीन मुहम्मद ने मुल्तान और उच्च से होते हुए गुजरात के नेहरवाला तक चढ़ाई की। हालांकि गुजरात के शासक ने माउंट आबू के पास मुइजुद्दीन को करारी शिकस्त दी। चालुक्यों ने पृथ्वीराज से मदद मांगी थी, हालांकि उनके मंत्रियों ने मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि गन्नूरी और चालुक्यों दोनों ही चौहानों के दुश्मन थे। आरंभिक उद्देश्य पंजाब और सिंध पर नियंत्रण प्राप्त करना था। 1181 में पेशावर, उच्च, मुल्तान और लाहौर पर नियंत्रण हो चुका था। भारतीय शासकों के बीच मतभेद और संघर्ष को देखते हुए घुरिड भारत में आगे बढ़े और गंगा के मैदान पर नियंत्रण रखने वाले राजपूतों के साथ उनका संघर्ष हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मुइजुद्दीन ने तबर हिंदा के किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, जो दिल्ली की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज ने इसके महत्व को समझते हुए और तुर्कों को मजबूत होने का समय दिए बिना तुरंत तबर हिंदा की ओर कूच कर दिया। युद्ध में पृथ्वीराज ने पूर्ण विजय प्राप्त की। अपनी जीत के बाद पृथ्वीराज ने हतोत्साहित घोरिद सेना का पीछा करने की कोशिश नहीं की। अपनी जीत के बाद उन्होंने घुरिद सरदार के साथ भावी मुकाबले के लिए कोई तैयारी नहीं की। पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज पर राज्य के मामले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मुइजुद्दीन ने प्रतियोगिता के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। फरिश्ता ने यह भी लिखा है कि पृथ्वीराज की अपील पर हिंद के सभी प्रमुख रईस
اس کے جھنڈے میں شامل ہو گئے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پرتھوی راج نے اپنی سینیہ وادی نیتیوں سے اپنے سبھی ترکسالی پڑوسیوں کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ پرتھوی راج کو پورن پراجے کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مرتیو دنڈ کے دے دیا گیا۔ ترائن کا یدھ بھارتی اتہاس میں ایک مہتوپورن موڑ تھا۔ راجپوت شکتی اپریورتنیہ چھے کے دور میں پرویش کر گئی۔ دلی اور اجمیر کو ترکی نینترن میں رکھنے کے بعد گوریدوں نے بھارت کے سب سے شکتیشالی راجیوں میں سے ایک قنوج کے گڑھ والوں کے راجیہ پر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی۔ 1194 میں معیز الدین نے اوپری دواب میں دلی کے پڑوسی چھیتروں ارتھات میرٹھ، برن، بلند شہر اور کوئل یا علی گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ اس اوپری دواب چھیتر پر دور راجپوتوں کا شاسن تھا اور ترائن کے دویتیہ یدھ کے کچھ سمے بعد اس چھیتر پر حملہ کیا گیا۔ یدیپی گہڑ وال راجا جے چند اپنے پڑوسی راجوں کی ایک بار پھر مدد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے دور رہنا ہی اچت سمجھا۔ ان کے جیسے شاسک جو چوہانوں اور انیہ کی پراجے پر خوش ہوتے تھے یا اس کے پرتی تٹستھ رہتے تھے، یہ بھول گئے کہ یدی ترکوں کو نہیں روکا گیا تو ان پر بھی آکرمن ہو سکتا ہے۔ وبھن راجپوت راجیوں کے بیچ اس طرح کی پھوٹ سے بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھکانش راجیوں پر معیز الدین نے بنا زیادہ پریاس کے ہی قبضہ کر لیا۔ چنداور کا یدھ 1194 قنوج کے شاسک جے چند اور محمد کے بیچ تنجاور کا یدھ ہوا۔ اس یدھ میں گہڑوال بری طرح پراجت ہوئے اور جے چند مارا گیا۔ محمد نے بنارس تک آگے بڑھ کر قنوج راجیہ کے سبھی مہتوپورن ستھانوں پر قبضہ کر لیا۔ ترائن اور چنداور کی لڑائی نے اتری بھارت میں ترکی شاسن کی نیو رکھی۔ ترائن کے دویتیہ یدھ اور چنداور کے یدھ میں کرمشಃ چوہانوں اور گہڑوالوں کی پراجے نے اتری بھارت میں ترکی شاسن کی نیو رکھی کیونکہ یہ ان کے سب سے شکتیشالی شترو تھے۔ اس پرکار ودیشی آکرمنکاری معیز الدین محمد غوری کے ورودھ بھارتی شاسکوں کی ویکتیگت مہتواکانکشاؤں اور آنترک سنگھرشوں کے کارن بھارت کے اتری اور مدھیہ راجیہ آپس میں بری طرح سے وبھاجت ہو گئے، جس سے اس کے آکرمن اور وجے کو بل ملا۔ کچھ انیہ کارک بھی تھے جنہوں نے گورید آکرمن کو بڑھاوا دیا۔ سیلیوکڈز اور اوکسس کے پار ترکی جنجاتیوں کے ساتھ گوریڈز کے نرنتر سنگھرش نے گوریڈز کو بھارت کی اور دھکیل دیا۔ پشچم کی اور اپنی شکتی کا وستار کرنے کی گور ونش کی مہتواکانکشا کو پھارس کے خوارزم ونش کی بڑھتی شکتی نے چنوتی دی اور روک دیا۔ اس لیے گوریدوں کے سامنے اگلا وکلپ پورب کی اور یعنی بھارت کی اور بڑھنا تھا۔ غوری اور غزنی کے شاہی پریوار ونشانگت دشمن تھے۔ اس سمے تک غزنوی ابھی بھی پنجاب میں شاسن کر رہے تھے۔ غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد محمود نے پنجاب کو بھی اپنے راجیہ میں ملانا چاہا تاکہ وہ اپنے ونشانگت دشمن کی بچی ہوئی طاقت کو ختم کر سکے اور ساتھ ہی پورب کی اور اس کے راجیہ کو سرکشا بھی پردان کر سکے۔ غوری کی سامراجیوادی مہتواکانکشا ان کے بھارتی آکرمن کا ایک مکھیہ کارن تھی۔ محمد ایک مہتواکانکشی شاسک تھا۔ اپنے یگ کے سبھی مہان شاسکوں کی طرح وہ بھی شکتی اور گورو کے لیے اپنے سامراجیہ کا وستار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی ادیشیہ سے بھارت پر وجے پراپت کرنے کا نرنے لیا۔ سمبھوتः محمد بھی بھارت سے دھن ارجت کرنا چاہتے تھے اور اسی کارن انہوں نے بھارت پر آکرمن کیا۔ 1206 میں معیز الدین کی مرتیو کے بعد بھی بھارت میں ترکی شاسن کا وستار نہیں رکا، جیسا کہ غزنویوں کے معاملے میں دیکھا گیا تھا۔ واستو میں ان کے وفادار غلاموں نے بھارت میں اپنا شاسن بڑھانے کے لیے بھارت میں اور ادھک چھیتروں پر قبضہ کیا، جس سے بھارت میں پہلا مسلم راجیہ یعنی دلی سلطنت کی استھاپنا ہوئی۔ حالانکہ ترکوں کو اس چھیتر پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے میں اور 50 سال لگ گئے۔ راجپوتوں کی راجنیتی اور ساماجک سرچنا کی مکھیہ وشیشتائیں بتائیں۔ ودیشی آکرمنکاریوں کے سامنے راجپوتوں کی کمزوریوں کے لیے وہ کس حد تک ذمہ دار تھے؟ تو اس کے آنسر کو ایویلویٹ ہم کرتے ہیں within 5 minutes. So don't mind it. راجپوتوں کی راجنیتی اور ساماجک سرچنا۔ راجپوت شبد کا پریوگ 6 شتابدی عیسوی سے شروع ہوا۔ انہوں نے پشچم اور مدھیہ بھارت میں اور گپتوتر اور 10ویں شتابدی کے بعد کی راجنیتک انشچتاؤں کا فائدہ اٹھایا۔ اس چھیتر میں راجپوت ونشوں نے صدیوں تک راجنیتک پریدرشے پر اپنا دبدبہ بنائے رکھا، خاص طور پر 8ویں سے 13ویں شتابدی تک کی اودھی کے دوران۔ اس اودھی کو راجپوت یگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ مہتوپورن راجپوت ونش ہیں: گجر، پرتیہار، پرمار، چاہمان، کلچوری، چندیل آدی۔
राजपूतों की राजनीति की विशेषताएं। राजनीतिक अस्थिरता। सैन्य शक्ति का एकत्रीकरण न केवल सत्तारूढ़ वंश को हटा सकता है बल्कि सत्ता का नया केंद्र और नेटवर्क भी बना सकता है। उदाहरण के लिए परमाणु की मुख्य शाखा की वागड़ शाखा। यह वागड़ शाखा सदियों तक एक वफादारी सामंती वंश बनी रही जब तक कि चामुंड राजा नहीं आ गया। इसके एक शासक ने मालवा के परमारों को चुनौती दी और 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हो गया। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में वागड़ मालवा के राज्य में खो गया था। 3 दशकों के बाद वागड़ शाखा के परमार परिवार को एक अलग वंशावली द्वारा गद्दी से उतार दिया गया। इससे क्षेत्रों में शासक वर्ग में लगातार परिवर्तन का पता चलता है। नौकरशाही संरचना। यह शायद ही संभव है कि चालुक्य, परमार और चाहमान जैसी प्रारंभिक मध्ययुगीन शक्तियां अपने राजनीतिक संरचना में शक्तिशाली नौकरशाही के बिना देश को स्थिर सरकार दे सकती थी। हमें कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं जो स्पष्टतः राज्य के कार्यों में संचालन में सहायता करते थे। लेखा पद्धति में सरकार के करण विभागों के नाम दिए गए हैं। इसे चालुक्य सरकार पर लागू माना जाता है क्योंकि इसके अधिकांश दस्तावेज गुजरात के इतिहास में चालुक्य काल के हैं। इस पुस्तक में वर्णित कुछ कारण चालुक्य अभिलेखों में भी दर्ज है। उदाहरण के लिए श्रीकरण मुख्य सचिवालय उनके शिलालेखों में एक परिचित शब्द है। उनके शिलालेखों से ज्ञात होता है कि व्ययकरण या लेखा विभाग व्यापारकरण या व्यापार के सामान्य पर्यवेक्षण और आयात तथा निर्यात शुल्कों के संग्रह का प्रभारी विभाग तथा मंडपिकाकरण या करों के संग्रह का प्रभारी सचिवालय। ऐसे करणों का नेतृत्व मंत्रियों द्वारा दिया जाता था जिन्हें महामात्य कहा जाता था। महामात्यों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते थे जिन्हें महामंत्रिण, मंत्रिण, सचिवा कहा जाता था। उनकी स्थिति के बारे में जानकारी बहुत कम है क्योंकि उनका उल्लेख केवल कुछ ही शिलालेखों में किया गया है। प्रारंभिक मध्यकालीन पश्चिमी भारत में सबसे अधिक उल्लेखित अधिकारियों में से एक महासंधिविग्राहिक था जो शांति और युद्ध का मंत्री था और जिसके कर्तव्यों में अनुदान का संवाहक होना भी शामिल था। एक अन्य अधिकारी का उल्लेख किया गया है जो महाक्स पतालिका या लेखा या अभिलेख कार्यालय का प्रमुख था। वह राज्य की आय और व्यय का पूरा हिसाब रखता था। महामंत्री और महाप्रधान जिसका शाब्दिक अर्थ मुख्यमंत्री होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। वह शाही मुहर का प्रभार संभालते थे और सभी विभागों पर सामान्य पर्यवेक्षण करते थे। महादंडनायक या सेनापति भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो मुख्यतः एक सैन्य अधिकारी होता था। बलदीपा सैन्य चौकियों पर तैनात सेना के प्रभारी अधिकारी होते थे तथा नगर उनके अधीन होते थे। संपूर्ण प्रशासन एक विभाग द्वारा नियंत्रित होता था जिसे बलाधिकारण कहा जाता था जो राजधानी में स्थित था। वंश राज्य और सामंती राजनीति। गुप्त काल के बाद से राजनीति में स्पष्ट अंतर संबंध देखने को मिला जो राज्य समाज के क्षैतिज विस्तार का परिणाम था। यह सिर्फ वंश परंपरा का सुदृढ़ीकरण नहीं था बल्कि सत्ता को भूमि स्वामित्व के कारक के साथ जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के अभ्यास धीरे धीरे भूमि स्वामित्व के साथ जोड़ा जा रहा था। उदाहरणार्थ गुर्जर प्रतिहारों के शासन के दौरान हमें चाहमान, गुहिला, चालुक्य वंशों के प्रमुखों के पास जागीरों के संदर्भ मिलते हैं। यशोवर्मन परमार राजा भोजदेव के समय के कलवन पट्टों में एक सरदार का उल्लेख है जिसने 84 गांवों का राजकीय अधिकार पत्र प्राप्त किया था जो स्पष्टतः उसके अधिपति से प्राप्त हुआ था। इन राजपूत राज्यों में सभी प्रमुख राजनीतिक संरचनाओं में बिजली कटौती के विभिन्न स्तरों की घटना सामंती राजनीति को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि जिसे मोटे तौर पर सामंत व्यवस्था कहा जाता है वह एक समान श्रेणी नहीं थी जिसमें कई तरह की स्थिति शामिल थी जो उस समय के जमींदार अभिजात वर्ग के अनुरूप थी। सभी प्रमुख शक्तियों के राज्यों में वे क्षेत्र शामिल थे जो सामंतों के नियंत्रण में थे जिन्हें सामान्यतः मांडलिक की उपाधि से जाना जाता था। लेकिन कभी कभी वे स्वयं को महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर, महामंडलिक, महासामंत और सामंत भी कहते थे। चालुक्यों के सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण राजा आबू के परमार और जालोर के चाहमान थे। इसी प्रकार चाहमान राज्य का एक बड़ा हिस्सा भूस्वामी मध्यस्थों के पास था जिन्हें ठाकुर, रणक और भोक्ता के नाम से जाना जाता था। इस शर्त पर कि वे अधिपति की आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों की एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति करेंगे। सामंती सरदारों की श्रेणियां जिन्हें राजा द्वारा उनकी बहुमूल्य सेवाओं के बदले भूमि से पुरस्कृत किया जाता था उन्होंने उन्नति के काल में अपनी रियासतें स्थापित कर ली थी और प्रमुख वंश की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था जैसे वागड़ा के परमार और किराडू के परमार जिन्होंने अधिपति के कठिन दिनों के दौरान केंद्रीय प्राधिकरण की अवहेलना करते हुए अपने हथियारों के बल पर अपनी रियासतें बनाई थी जिन्हें
पराजित कर दिया गया और परमारों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया तथा उन्हें जागीरदार का दर्जा दिया गया। बड़े सामंत सरदारों को बड़ी मात्रा में आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। वे अपने स्वयं के उप सामंत बना सकते थे और अपने स्वयं के अधिकारी नियुक्त कर सकते थे। सामंती सरदारों के लिए भी अपनी भूमि को अपने आश्रितों में विस्तारित करना संभव था। ठाकुर परमारों के अधीन लगभग सभी सामंती राज्यों में सामंती सरदारों की सेवा करते थे। सामंत कर भी निर्धारित कर सकते थे, गांवों को अलग कर सकते थे और कुछ लोगों को कर से छूट दे सकते थे। भूमि और उससे जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की इस प्रथा को उप अनुदान कहा जाता है। इस प्रकार समय के साथ सामंत प्रणाली में पदनामों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो गई और इसने एक पदानुक्रमित राजनीतिक संरचना की विशेषताओं को ग्रहण कर लिया, जिसका प्रतिनिधित्व रणक, रौतार, ठाकुर, सामंत, महासामंत आदि जैसे पदों द्वारा किया जाता था। राज्य अधिकारियों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, जबकि हम परमारों के आधा दर्जन से अधिक आधिकारिक पदों के बारे में सुनते हैं, उनमें से केवल कुछ को ही भूमि अनुदान प्राप्त हुआ था। लेकिन गुजरात के चालुक्य के अधीन जागीरदारों और उच्च अधिकारियों को बहुत बड़े क्षेत्र दिए गए थे। 12वीं से 13वीं शताब्दी के चालुक्य ताम्रपत्र और लेखा पद्धति के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना हमें इस बात पर जोर देने में मदद करती है कि जागीरदार और उच्च अधिकारी धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गए। वस्तुतः 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ चंदेल शिलालेखों में सामंतों, शाही अधिकारियों, वन अधिकारियों, कांस्टेबलों आदि को उपहार के रूप में हस्तांतरित गांवों में अपनी सुविधाएं छोड़ने का विशेष आदेश दिया गया है। ऐसे अधिकारों की बहाली के संदर्भ भी हैं। सामंतों को अधिपति के प्रति वित्तीय और सैन्य दायित्व निभाने होते थे। आमतौर पर सामंतों का अधिकार व्युत्पन्न होता था, जो कुछ शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता था, जैसे जरूरत के समय अधिपति को सैनिकों की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए, वागड़ा के परमारों ने मालवा के शाही परमारों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। हालांकि सामंती सरदारों जब भी मौका मिलता था खुद को आजाद करने के लिए आतुर रहते थे। इस मामले में सुजैन और जागीरदारों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बल पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए, मेवाड़ के गुहिलों ने वाकपति 11 से पराजित होने पर परमारों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन भोज प्रथम की मृत्यु के बाद उत्पन्न भ्रम की अवधि के दौरान उन्होंने अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। एक सामंत राजकुमार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य दुश्मन के खिलाफ अपने अधिपति की सहायता करना था। कभी कभी सामंत अधिपति के लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते थे या किसी अन्य राजकुमार को अपने अधीन कर लेते थे। एक शिलालेख में से ऐसा प्रतीत होता है कि नए राजा के राज्यारोहण के समय सामंत अपने नए अधिपति के प्रति वफादारी की शपथ लेते थे, जो उन्हें अपने अधिकार में रखता था। ऐसा कहा जाता है कि सामंत अपने अधिपति को नकद और वस्तु दोनों रूपों में श्रद्धांजलि देते थे। हालांकि विभिन्न श्रेणियों के सामंती सरदारों के दायित्वों के संबंध में कठोर नियम नहीं था। अधिपति और सामंत के बीच सामान्य संबंध परिस्थितियों और सामंत की उसके अधिपति के सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करते थे। प्रायः सामंती बंधनों की मजबूती अधिपति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। दूर दराज के क्षेत्रों में अभियान पर जाने वाले अधिपतियों को अपने कुछ योग्य सेनापतियों को सामंती सरदारों के रूप में कुछ क्षेत्रों के प्रशासन का कार्यभार सौंपना पड़ता था। प्रायः सामंतों के पास कोई स्थायी बंधन नहीं होता था और वे अधिक विशेषाधिकारों के बदले में अपनी निष्ठा शक्तिशाली आक्रमणकारी के प्रति स्थानांतरित करने के लिए तैयार रहते थे। राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का सारांश यही आप परीक्षा में लिखेंगे। एक मजबूत सामंती चरित्र। सामंती एकीकरण की अवधि अधिपति अधीनस्थ संबंध एक आवश्यक विशेषता थी। व्यक्तिगत निष्ठा की श्रृंखला जो अनुचरों को सरदार से, काश्तकारों को सरदारों से, सरदारों को राजाओं से बांधती थी। विभिन्न रैंकों द्वारा प्रतिनिधित्व, पदानुक्रमित राजनीतिक संरचना। राजनीति की केंद्रीय विशेषता जागीर या संपदा थी। भूमि पर नियंत्रण और कब्जे पर आधारित प्रशासनिक संरचना। भूमि वितरण का विशेष पैटर्न भूमि स्वामित्व पर स्थिति का प्रतीक था। भूमि स्वामित्व के माध्यम से राजनीतिक स्थिति का सुदृढ़ीकरण। जागीरें संपदाएं व्यक्तियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाती थी। वे भूस्वामित्व, स्थानीय नियंत्रण और सत्ता के केंद्र के रूप में उभरे और इसी पर स्थानीय शासक अभिजात वर्ग का अस्तित्व आधारित था। राजनीतिक प्रणाली में स्वायत्तता की अधिक मात्रा। निचले स्तर पर प्रशासन, वित्तीय प्रणाली और न्याय प्रशासन में विभिन्न स्तरों की स्वायत्तता थी और इस स्वायत्तता ने स्थानीय राजनीति को जन्म दिया और यह
यह बड़ी राज्य राजनीति में एकीकृत हो गई। यह राजपूतों की राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता थी। सामंती व्यवस्था के तहत सामंती प्रभु सैन्य और वित्तीय दायित्वों को पूरा करते थे। वस्तुतः सामंती सत्ता इन दायित्वों की पूर्ति पर आधारित थी। उन्हें सैन्य सहायता प्रदान की गई तथा वे राजा को नकद वस्तु के रूप में कर देते थे। केंद्रीकरण बहुत कमजोर हो गया। यह अधिपति अधीनस्थ संबंध राजनीतिक व्यवस्था का मूल था और सामंतों की तुलना में अधिपति की सापेक्षिक शक्ति व्यवस्था की स्थिरता को निर्धारित करने वाला एक कारक थी। जागीरदारों द्वारा व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग और प्रायः उपसामंतवाद की सीमा तक भूस्वामित्व वाले मध्यस्थों का पदानुक्रम, राजनीतिक सत्ता का विखंडन, बल का प्रयोग और सामंतों को भयभीत करने, उन पर हावी होने की क्षमता, आपसी अविश्वास और कटुता। इस रिश्ते को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण था क्योंकि स्वायत्तता की प्रवृत्ति हमेशा शक्तिशाली थी। इससे राजनीतिक स्थिरता बाधित हुई, केंद्रीकृत नियंत्रण कमजोर हुआ। राजत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। अर्थात सीमित अर्थ में राजा की सभी शक्तियों की अवधारणा। राजा में कई अधिकार निहित थे। इसका अर्थ केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं है बल्कि उसके पास निहित विभिन्न प्राधिकार हैं। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व उनकी भूमिका सलाहकारी होती थी। सेना का चरित्र सामंती है। सेना का चरित्र सामंती था। राजा की स्थायी सेना को सामंती प्रभुत्व की सेना द्वारा काफी हद तक पूरक बनाया जाता था। सैन्य सहायता या सहायता सामंतों के दो मुख्य दायित्वों में से एक थी। पुराना सैन्य संगठन और रणनीति। नौकरशाही का अस्तित्व है। संदर्भों से पता चलता है कि नौकरशाही अच्छी तरह से संगठित और विस्तृत थी, लेकिन यह कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है। अधिकारियों का पदनाम पहले की तरह ही जारी रहा, जैसे अक्स, पटलिका, महाप्रतिहार, महासंधि विग्रह। राज्य व्यवस्था सामंती होने के कारण नौकरशाही कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती थी। शक्तियों का हस्तांतरण सामंती प्रभुत्व के पास पर्याप्त शक्तियां थी। राजस्व प्रणाली मुख्यतः भूमि कर पर आधारित थी। व्यापार और वाणिज्य पर भी कुछ शुल्क वसूले जाते थे। सामंतवादी अर्थव्यवस्था के कारण राजस्व प्रणाली काफी दबाव में थी। केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली प्रासंगिकता खो चुकी है। यह सामंती कर पर आधारित थी। किसानों की उत्पीड़न से गतिहीनता समाप्त होगी। धातु मुद्रा का प्रतिबंधित उपयोग। राजपूत समाज की विशेषताएं। राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचे में सामंती था। यह विभिन्न कुलों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक एक या अधिक वंशानुगत शासक घरानों के अधीन था। वे अपने सरदारों के प्रति बहुत वफादारी और पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाते थे। राजपूतों का मुख्य पेशा अपने वंश और उसके मुखिया की रक्षा के लिए लड़ना था। राजपूत समाज में ग्राम समुदाय पंचायतों द्वारा शासित होते थे तथा उन्हें अपने आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। देश में कोई लिखित कानून नहीं था। राजपूत राज्य स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर चलते थे। सामंती प्रशासनिक व्यवस्था आमतौर पर बहुत विस्तृत नहीं थी। ज्यादातर मामलों में यह कुशल या स्थिर नहीं थी। राजपूत अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। वे ईमानदार, उदार, मेहमान नवाज और इस अपनी बात पर अड़े रहते थे। वे कुछ हद तक घमंडी और भावुक भी थे। वे सरल स्पष्टवादी लोग थे जिन्होंने युद्ध में छल और विश्वासघात के मेकियावली के सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर दिया था। वे कभी कभी पराजित शत्रु के प्रति अपने व्यवहार में अत्यधिक उदारता बरतते थे। राजपूत स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे जिनमें सम्मान और आत्मसम्मान की गहरी भावना थी। वास्तव में वे हिंदुस्तान की तलवार भुजा थे। वे महान योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई को एक खेल के रूप में अपनाया और अपने परिवार, कबीले, क्षेत्रीय नेता के सम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजपूत महिलाओं को समाज में काफी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। वे अपनी पवित्रता और पति के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनके बीच कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। उन्हें अपने पति के चयन में भी कुछ स्वतंत्रता थी। इस उद्देश्य के लिए राजकुमारियों के बीच स्वयंवर का प्रचलन था। राजपूतों में कठोर जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का प्रतिबंध बहुत आम थे। सती प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि उस पर जोर नहीं दिया जाता था। जिन्हें वेदों के अध्ययन के अधिकार से वंचित रखा गया। उच्च परिवारों की कुछ राजपूत महिलाएं शिक्षित थी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वे वीरता में अपने जवानों से पीछे नहीं रहे। उनमें से कई ने युद्ध में भाग लिया और अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ाई लड़ी। जब उनके योद्धा पराजित हो जाते थे या मारे जाते थे तो राजपूत महिलाएं अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई तरह से खुद को जिंदा जलाकर या सामूहिक आत्महत्या करके अपने प्राणों का बलिदान कर देती थी। इसे जौहर की रस्म कहा जाता था। जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी। जातियों का प्रसार हुआ। इस अवधि के दौरान निचली जातियों की विकलांगताएं बढ़ गई। बुनकरों, मछुआरों, नाइयों आदि जैसे अधिकांश श्रमिकों के साथ साथ आदिवासियों के साथ भी बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। राजपूत एक नई जाति के रूप में सामने आए थे। समय के साथ विभिन्न जातियों से संबंधित सभी शासक राज परिवारों को
राजपूत के रूप में वर्गीकृत किया गया। शिक्षा और विज्ञान। शिक्षा एक छोटे वर्ग तक ही सीमित थी, ब्राह्मण और उच्च वर्ग के कुछ वर्ग। बिहार में नालंदा उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विक्रमशिला और उदंडपुर थे। कश्मीर में कई शैव शिक्षा केंद्र विकसित हुए। धर्म और दर्शन अध्ययन और चर्चा के लोकप्रिय विषय थे। धार्मिक। वे हिंदू धर्म के समर्थक थे, हालांकि उनमें से कुछ ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रचुर दान और भूमि अनुदान। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों और जाति व्यवस्था के रक्षक। बदले में ब्राह्मणों ने अपने शासन को वैध बना दिया। बौद्ध धर्म अपनी लोकप्रियता खो रहा था। बंगाल के पाल शासकों के अधीन इसे बहुत संरक्षण मिला। जैन धर्म को कर्नाटक के चालुक्य शासकों का संरक्षण मिला। राजपूतों की राजनीतिक और सामाजिक संरचना विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति कमजोरी के लिए किस हद तक जिम्मेदार थी? राजपूतों के अत्यधिक योद्धा चरित्र का अपना अंधकारमय पक्ष भी था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनका प्रेम, घमंड, अहंकार और गर्व की झूठी भावना ने उन्हें अपने हितों को अधीनस्थ करने या अपने अधिक योग्य नेताओं की आज्ञा का पालन करने की अनुमति नहीं दी। उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था और समग्र राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। देशभक्ति, मातृभूमि या राज्य जैसे शब्दों ने उनके साथ संकीर्ण क्षेत्रीय अर्थ ग्रहण कर लिए थे। परिणाम स्वरूप उनके बीच लगातार युद्ध और वंशवाद के झगड़े होते रहे, जिससे राष्ट्रीय एकता के विकास और भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय राज्य के उदय में बाधा उत्पन्न हुई। विभिन्न वंश युद्ध में उतर गए या अपने प्रमुखों ने क्रमशः अपनी सैन्य शक्ति या बाहुबल दिखाने के लिए द्वंद्व युद्ध लड़ा। उन्होंने आपसी युद्ध को एक प्रकार के खेल में बदल दिया था, जिसमें मानव और सामग्री जैसे बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर दिया गया और सैन्य शक्ति को बेअसर कर दिया गया। इन आत्मघाती प्रवृत्तियों के कारण राजपूत मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में सफल रहे। लड़ाई में पारंपरिक उच्च नैतिक मानदंड अर्थात शरणार्थियों और पराजित दुश्मनों की सुरक्षा करना, निहत्थे दुश्मनों पर हमला न करना, कई बार नुकसान होने के बावजूद उच्च नैतिक परंपराओं का पालन करना, आपसी झगड़ा, उनमें हमेशा एकता और संगठन की कमी रही। चौहान, राठौड़, चंदेल और शक्तिशाली राजपूत राजवंशों के बीच लगातार भयंकर युद्ध लड़े गए। इस स्थिति के कारण सैन्य शक्ति और मौद्रिक संसाधनों के मामले में उनमें कमजोरी आ गई। इन झगड़ों के परिणाम स्वरूप राजपूतों ने राष्ट्रीयता की भावना खो दी। उदाहरण 1192 में जयचंद पृथ्वीराज की सहायता के लिए नहीं आया और जब 2 साल बाद जयचंद उसी दुर्भाग्य का शिकार हुआ तो अन्य सभी राजपूत राजवंशों ने उसे अकेला छोड़ दिया। केंद्रीकृत शक्ति का अभाव सशस्त्र बलों की शक्ति और दक्षता को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक था। फख्र मुदब्बिर ने अपने आदाब उल हरब्बा अल सुजात में उल्लेख किया है कि भारतीय सेना में सामंती सेना शामिल थी। प्रत्येक सैन्य टुकड़ी अपने तात्कालिक अधिपति प्रमुख के अधीन थी, न कि राजा के अधीन। इस प्रकार सेना में कमान की एकता का अभाव था। चूंकि केवल कुछ जातियों और कुछ ही सैन्य पेशा अपनाते थे, इसलिए अधिकांश जनसंख्या सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गई। देश की आम जनता देश की रक्षा से पूरी तरह विमुख हो गई। भौतिक प्रदूषण, अस्पृश्यता की अवधारणा ने भी सैन्य दक्षता में बाधा उत्पन्न की, क्योंकि इसने श्रम विभाजन को असंभव बना दिया। सैनिकों को लड़ाई से लेकर पानी लाने तक के सभी काम स्वयं ही करने पड़ते थे। कुछ भारतीय इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने तुर्की की सफलता का कारण इस्लाम द्वारा निर्मित विशिष्ट सामाजिक संरचना को बताया। जदुनाथ सरकार ने 3 विशिष्ट विशेषताओं पर जोर दिया है जो इस्लाम ने अरबों, बर्बरों, पठानों और तुर्कों को प्रदान की: कानूनी और धार्मिक स्थिति के संबंध में पूर्ण समानता, सामाजिक एकजुटता। भारत के विपरीत तुर्क ऐसी जातियों में विभाजित नहीं थे जो एक दूसरे से अलग थे। विज्ञान के ज्ञान का विकास धीमा हो गया, जिससे वे विदेशी आक्रमणकारियों की तुलना में कमजोर हो गए। चूंकि समाज में कठोरता बढ़ती गई, इसलिए सोच ज्यादातर पारंपरिक दर्शन तक ही सीमित हो गई और भारत के बाहर वैज्ञानिक विचारों की प्रमुख धाराओं से अलग एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया। तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य तकनीक और युद्ध कला। तुर्क लोहे की रकाब और घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी मारक शक्ति और घुड़सवार सेना की सहन शक्ति मजबूत होती थी, जबकि घोड़े की नाल घोड़े को अधिक गतिशीलता प्रदान करती थी। रकाब सैनिकों को एक अलग लाभ देता था।
स्थायी सेना का अभाव। राजपूत शासकों के पास कोई नियमित स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय सेना के लिए वे अपने सामंतों पर निर्भर रहते थे। इस व्यवस्था में कई खामियां और दोष थे। सेना में सैनिकों की संख्या कभी भी निश्चित एवं सुनिश्चित नहीं थी। जब शासक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते थे तो ये सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस व्यवस्था में टीम भावना का अभाव था। सेना एक कमान के अधीन नहीं थी। कभी-कभी तो सामंत अपने सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भाग जाते थे। तुर्क मुख्यतः पेशेवर और गुलाम घुड़सवार सैनिकों पर निर्भर थे, जबकि भारतीय आमतौर पर अप्रशिक्षित किसान पैदल सेना का उपयोग करते थे। भारतीय हाथियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, जबकि तुर्क घोड़ों पर ज्यादा निर्भर थे, जो हाथियों से ज्यादा तेज और फुर्तीले थे। तुर्कों के पास उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े ओक्सस क्षेत्रों से भी आसानी से उपलब्ध थे। आंद्रे विंक जैसे विद्वान का मानना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भी दिल्ली के सुल्तानों की नीति हिंदू शासकों को युद्ध के घोड़ों तक पहुंच से वंचित करना थी।